सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के वीडियो जब भी हम देखते थे, हम यही सोचते थे हमारा किसान कब इस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर पाएगा। अब वो समय आ चुका है। हाल ही के अंदर सरकार जो 3 बिल लेके आई है, उसके अंदर सबसे ज्यादा चर्चा एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो रही है। आज तक हमारे देश में इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं हो पाई और क्यों हमारा देश आजादी के बाद में एक अलग ही दिशा के अंदर निकल गया, उस बात को जानना बहुत जरूरी है। जागीरदारी उन्मूलन कानून 1952 के अंदर आया था, जिसके बाद में छोटे किसानों को जमीन मिल गई थी, यानी कि उनको काफी सारी लैंड मिल गई थी। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था जो आजादी के बाद में पहली बार आया। इस एक्ट का नाम द एबोलिशन ऑफ जागीर्स एंड लैंड रिफॉर्म्स 1952 एक्ट था, जिसमें खास बात यह थी कि दो मिडल मैन जो था, यानी कि जो जमींदार जो था, किसान और सरकार के बीच में आता था, उस मिडल मैन को इसमें हटा दिया गया था। तो अब ये जो किसान है, ये सीधा गवर्नमेंट के साथ में बातचीत कर सकता था, उसको अपनी क्रॉप्स बेच सकता था। साथ ही के अंदर इनके पास में जो लैंड थी वो उसको किसान को ही दे दी गई। अब यहां पर इस बात को आप समझिए कि जिस भी किसान ने 3 साल या ज्यादा से जिस भी लैंड के ऊपर वो काम कर रहा था, क्रॉप उगा रहा था, उसको वो लैंड दे दी गई, क्योंकि उस समय यह माना गया कि 3 बार की जो फसल होती है, चाहे 3 फसल हो चाहे 6 फसल हो, उसके अंदर किसान इतनी फसल उगा देता है जितनी उस लैंड की कीमत होती है। यानी कि 1952 के अंदर गवर्नमेंट ने खुद ने माना कि 3 इयर्स अगर किसान उस पर काम करता है तो इतनी क्रॉप्स उगा देता है कि वो जो लैंड है उसकी हो जानी चाहिए। और यह एक ऐसा समय था जब 85% किसान पहली बार जमींदार बना, और जमींदार के पास में बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स है 1952 के अंदर काफी महंगी बिका करती थी। तो ये जो मिडल मैन था, इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, मगर साथ ही के अंदर समय के साथ में एक और मिडल मैन पैदा कर दिया, और इस मिडल मैन का नाम था आड़तिया। तो छोटा किसान जो पहले जमींदार को मिडल मैन मानकर गवर्नमेंट से संवाद करता था, वो अब आड़तिये के थ्रू गवर्नमेंट से संवाद करने लग गया। और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से पलटता है कि जो क्रॉप्स पहले बहुत ही महंगी हुआ करती थी, समय के हिसाब से वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा सस्ती होने लग गई। जो छोटा किसान नया नया जमींदार बना था, बहुत ही खुश था कि उसकी जो क्रॉप है उसका पूरा का पूरा दाम उसको खुद को मिलने वाला है, वो बहुत ही जल्द उसी पुरानी व्यवस्था के अंदर आ गया और गरीब बन गया। तो यहां पर जो 3 बिल आए हैं, उसके अंदर से एक बिल ये करता है कि फार्मर और गवर्नमेंट, सरकार या बाजार के बीच का जो मिडल मैन है, ये उसको यहां से एलिमिनेट कर देता है। पिछली बार जब मिडल मैन हटा था तो क्रॉप्स जो बहुत महंगी बिका करती थी, बहुत सस्ती बिकने लग गई, और इस बार जो मिडल मैन यहां से हटा है, उसके साथ ही के अंदर एक नई चीज आ गई है जो दूसरे बिल के अंदर कहती है। दूसरा बिल जो देश को आगे ले जाने की काबिलियत रखता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि इसी की वजह से नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर आने वाली है। साथ ही के अंदर लार्ज स्केल फार्मिंग की शुरुआत होने वाली है। 85% किसान जो इस समय मिलकर आउटपुट कर रहे हैं, लार्ज स्केल फार्मिंग आएगी तो उनकी आय के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, घटने का तो चांस नहीं है, मगर साथ ही के अंदर जो प्रोडक्शन है वो जरूर इससे कई गुना बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है? 1956 से 67 के बीच के अंदर चाइना में भी इस प्रकार का एक रिवर्स एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज को छोड़कर छोटे जो पीजेंट्स फार्मर्स हैं, वहां से वो बहुत ज्यादा लोहे का उत्पादन करने के लिए लगे थे। वो कह रहे थे कि हर कोई जब लोहे का उत्पादन करेगा तो पूरे देश का उत्पादन बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से जितना ज्यादा लोहे का उत्पादन होगा, चाइना यानी कि उनका जो देश है वो आगे बढ़ जाएगा। मगर हुआ इसका उल्टा। स्मॉल स्केल के ऊपर जो 85% किसान मिलकर इस समय जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगर लार्ज स्केल में बेटर इक्विपमेंट्स के साथ में होगा तो कम से कम 4 गुना हो जाएगा। 2013 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जहां पर राहुल गांधी और अजय माकन बैठकर यह बयान दे रहे हैं कि फार्मर्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी, वो कहीं पर भी जाके अपना सामान बेच पाएंगे। मगर उसके अलावा भी एक और बात है जो अभी तक शायद सामने नहीं आई है। 2012 के अंदर महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक शुरुआत की गई थी, जिसको बहुत ही टेक्निकली बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करने का सोचा था। उस समय के वहां के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज जी चौहान थे, जो हाईली एजुकेटेड और टेक्निकली वेरी साउंड थे। उनकी ग्रेजुएशन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हुई थी। उन्होंने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करने का सोचा और बहुत ही बढ़िया प्लान भी बनाया था। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आगे देखने पर मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग एक प्रमोशन के लिए बहुत ही अच्छा
टूल है किसी भी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद में कंक्लूजन के अंदर भी इसी बात के ऊपर बढ़ावा दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर से ही बड़े तौर पर एक्सपीरियंस फार्मर्स के पास में आ पाएगा फील्ड लेवल पर। मगर फिर भी यह चीज फेल हो गई थी उस समय, उसके बहुत बड़े लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन यह था कि फार्मर रेडी नहीं था, दूसरा लिमिटेशन था उसके पास में अकाउंट नहीं था, और तीसरा लिमिटेशन था कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे। सारा खेल बीच के अंदर बिचौलियों ने इधर से उधर कर दिया। फार्मर्स के लिए इसमें किस प्रकार से सुनवाई होगी, उनको उचित रेट कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी पूरा ग्रेवेंस मैनेजमेंट सिस्टम था, मगर वो उस समय सिर्फ किताबों के अंदर था, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो पिछले कुछ समय के अंदर हमने देखे हैं। इस समय देश तैयार है। फिर भी विपक्ष का काम होता है सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना। उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़ा किया है, मगर केवल खाना पूर्ति की है। पूरे सवाल में कोई बड़ा सवाल नहीं है, टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो इस बिल के खिलाफ कहीं पर उन्होंने बोला हो। साथ ही के अंदर आपको यह भी समझ में आना चाहिए 2016 के अंदर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि एमएसपी के ऊपर 4% ही सरकार खरीद पाती है, उसके अलावा सरकार डायरेक्टली नहीं खरीद सकती, इसलिए उसको मिडलमैन की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक और बात जो नीति आयोग की उसी रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई थी वो ये कहती है कि केवल जो बड़े किसान है, छोटे किसान 85% नहीं, जो बड़े किसान हैं वही सैंपल स्टेट्स के अंदर एमएसपी का पूरा पूरा फायदा उठा पा रहे थे। किसान अभी इतना डिटेल में इन चीजों को समझ नहीं पाया, मगर फिर भी एक बिल जो है वो एमएसपी के ऊपर बेस्ड है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है और एक कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये एमएसपी सरकार पहले केवल 4% ही कर पा रही थी और सीधे तौर के ऊपर इसके ऊपर लार्ज फार्मर्स ही ज्यादा फायदे के अंदर रह रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो कांग्रेस भी लाना चाहती थी, मगर इस समय जाके ये कंडीशंस फेवरेबल बनी है कि ये चीज आ पाएगी। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये आपको जान लेना चाहिए कि ये क्या है। देखने में बहुत ही बढ़िया सब्जी जो कि गटर में या नाले के पानी से सिंचाई की गई होगी, क्या आप खाना पसंद करोगे? क्वालिटी कंट्रोल की ही नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है जब कंपनीज उसके अंदर आ जाती हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात होती है, सारा सब कुछ मैनेजमेंट की बात होती है। और क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब यह होता है कि एंड प्रोडक्ट ही जो गोभी है वो साफ सुथरी ही नहीं दिखनी चाहिए। उस गोभी को प्रोड्यूस करने के लिए जो खाद, बीज, जो पानी, जितना भी इस्तेमाल किया गया है वो सब एक मिनिमम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जो भी सामान कंज्यूमर खा रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू उसके पास में आता है, जहां पर बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती है, तो उनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है क्वालिटी एश्योरेंस का। और कंज्यूमर को अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से महंगी मिलती है तो वो सरकारें बदल देता है, यानी कि सरकार को कंज्यूमर को तो बचाना ही पड़ेगा। और साथ ही के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर खुद को बचाना है तो उनको ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका खुलासा ना हो जाए कि फला कंपनी का जो पानी यूज होता है वो गटर से आता है। प्रैक्टिकली आप इस चीज को देखिए, जब तक सामने वाले को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएंगे किसी चीज के लिए, तब तक हम कितना अच्छा सेब खाएं या कोई गोभी खाएं या पपीता खाएं, उसके ऊपर हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज भरी हुई है। तो 3 चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर हैं। ये तीनों के तीनों जो बिल हैं ये अपने आप में क्रांतिकारी हैं, मगर साथ ही के अंदर गवर्नमेंट अगर इनको प्रॉपर वे के अंदर इंप्लीमेंट कर पाती है तो ये हमारे देश के लिए फायदा देंगे। इतने महत्वपूर्ण बिल जो आए हैं ये ऑर्डिनेंस बनने के बाद में बिल बनने की स्थिति के अंदर आए हैं। 6 महीने के अंदर ऑर्डिनेंस को बिल की फॉर्म के अंदर रख के पास करवाना होता है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो दमदार विपक्ष हैं, इंडिया की विपक्ष हैं, जो वो ठीक इसी समय में यहां पर मौजूद नहीं थे। पार्लियामेंट के अंदर उनका कोई बयान नहीं आ पाया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी हानि है। ये जितनी भी चीजें यहां चल रही हैं इसके अंदर वैलिड पॉइंट्स उठाकर सरकार को और ज्यादा इसको पुख्ता करने के लिए जो विपक्ष की बात होती है वो इस समय तक पूरी नहीं हो पाई। या यह भी हो सकता है कि यह बिल इतना बढ़िया है, इसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है हमारे विरोधी पार्टीज को भी कि इस समय जो सरकार कर रही है उसको देखते हैं, 5-10 साल देखते हैं कि देश किस दिशा के अंदर जाएगा, उसके बाद ही कुछ वो बोलेंगे। टेक्निकली देखा जाए, पेपर्स के अंदर जो अभी तक देखा जा रहा है, यह बिल बिल्कुल ठीक है और यह बिल्कुल सही समय है किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंट्रोड्यूस कराने का। भारत एक समय में टेक्नोलॉजी लीडर था, चाहे युद्ध की टेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मिंग की टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, मगर आजादी के बाद में केवल और केवल एग्रीकल्चर के ऊपर मोड़ दिया गया, जबकि दूसरे देशों ने एग्रीकल्चर के बजाय टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। आज टेक्नोलॉजी इतनी महंगी हो चुकी है कि एग्रीकल्चर से ज्यादा पैसा कमा के देती है, मगर इनको इंप्लीमेंट करने में केवल फार्मर्स का ही नहीं बाकी जनरल पब्लिक का भी
हाथ रहेगा, क्योंकि फार्मर को अभी पूरा डिजिटलाइजेशन के अंदर जब तक वो नहीं जाता है तब तक इन बिलों के इंप्लीमेंटेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। किसान को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाना है और साथ ही के अंदर उसको मनी ट्रांसफर, जितने भी बैंक ट्रांसफर, ये लेना देना है, ये सारी की सारी चीजें उसको सिखानी है। जिस दिन वो सीख गया उस दिन हमारे और अमेरिका या चाइना के बीच का जो अंतर है वो करीब करीब खत्म हो जाएगा और हम उनसे बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।